Hello everyone, this is Megha. Welcome to Milestone. So today we'll discuss third chapter of Honeydew book, that is ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। और ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट क्या होता है? ग्लिम्पसेस मतलब हमारी कुछ पुरानी यादें, जो हमारी पूरी हिस्ट्री, बेसिकली हम इस चैप्टर में हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हाँ, ये इंग्लिश है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट हम इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे। और आपको ये लगता होगा कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हम हिस्ट्री में भी यही पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी यही पढ़ें, क्यों भाई? लेकिन इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाकर और एक स्टोरी की फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊँगी। और ये जो इतना लंबा चैप्टर है, इतनी सारी कहानियाँ जो आपके में दी हुई है, उस इतनी बड़ी कहानी को एक शॉर्ट समरी में, एक छोटी सी स्टोरी में, तो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी और सुनाऊंगी। तो प्लीज़ इंटरेस्ट के साथ और एक स्टोरी की तरह इसको सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, लेट्स हैव अ मैजिक वर्ड्स। और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों था, ये क्या हुआ, और हमने अंग्रेज़ों से, हमारे इंडिया ने, हमारे भारत ने एक्चुअली इंडिया में कैसे हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी और कैसे हमने अपना देश, अपना जो गोल्डन बर्ड जिसको कहा जाता था, सोने की चिड़िया इंडिया को, वो कैसे हमने वापस पाया। और आज तक हाँ, हम सोने की चिड़िया जैसा तो वापस नहीं बन पाया, लेकिन अब हम इतने डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, इतनी चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी आप ये सोचो कि हाँ यार, अगर हमारे ऊपर फॉरेनर्स रूल कर रहे होते तो हमें किसी के नीचे प्रेशराइज होकर काम करना पड़ता, वो सब हमें नहीं करना पड़ रहा, राइट? तो ये सब किन लोगों ने किया, क्यों किया, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी हेल्प किसने करी और क्यों करी और कैसे करी है, राइट? तो वही सब हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कोई हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम एक कहानी की फॉर्म में, एक वे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस आराम से बैठ के सुनो और एक स्टोरी की तरह इमेजिन करो कि हाँ, आप भी वहीं पे हो और आप भी सामने से बस खड़े होकर सब कुछ देख रहे हो। बस इसको इमेजिन करो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसमें सबसे पहले लता मंगेशकर जी ने, सबको पता होगा लता मंगेशकर जी कौन है, सबसे अच्छी सिंगर हैं, ठीक है? तो उन्होंने ये मार्टियर्स क्या होते हैं? जो हमारे शहीद होते हैं। शहीद हम किसको कहते हैं? जिन्होंने हमारी हेल्प करी है बेसिकली। उन्होंने एक गाना गाया था, याद होगा सबको, कौन सा गाना था? ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है? तो ये आपके इस बुक में सबसे पहले है ये सॉन्ग, ठीक है? लिरिक्स दिए हुए हैं। तो उन्होंने ये गाना शहीदों के लिए गाया था। और ये पूरे हम इस चैप्टर में एक शहीदी डिस्कस करेंगे, कैसे कुछ लोगों ने हमारी हेल्प करी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बन चुकी थी, जो फॉरेनर्स ने बना ली थी, उसमें से हम कैसे बाहर आए, कैसे हमने अपना पीछा छुड़ाया अंग्रेज़ों से। तो लेट्स डिस्कस आवर मैजिक वर्ड्स फर्स्ट। आवर फर्स्ट मैजिक वर्ड इज़ डीथ्रोन। डीथ्रोन मतलब कुछ फैक्ट्स डिस्कवर करना किसी चीज़ के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? डीथ्रोन। एक नया वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है, आप माइंड में रखोगे तो आप भी इंग्लिश बोलते हुए बोल सकते हो। और इंग्लिश बोलने से याद आया, मेरी न्यू प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है किस चीज़ की? ग्रामर की। तो फटाफट से जाके इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखना, आपको ग्रामर सेक्शन कवर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट? तो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ लूटिंग। लूटिंग मीन्स रॉबरी, मीन्स चोरी चकारी या फिर लूट मार करना, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ईस्टर्न पार्ट था, जो मिज़ोरम, जो अरुणाचल का जो पार्ट है, जो सिक्किम का पार्ट है, वो पूरा कवर कर लिया था फॉरेनर से। कौन से ईयर में किया था, कैसे किया था, वो सब हम अभी स्टोरी में डिस्कस करेंगे अपनी। स्लेव्स मतलब किसी पर्सन को अपना गुलाम बना लेना, बेसिकली गुलाम इज स्लेव। मिजरी मीन्स अनहैप्पीनेस और सफरिंग, किसी चीज़ से सफ़र करना, किसी प्रॉब्लम से सफ़र करना। स्कॉन मीन्स किसी के प्रति रिस्पेक्ट ना दिखाना, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, किसी के लिए किसी को मना कर देना किसी भी काम के लिए कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर रहा, तो उसको हम स्कॉन बोलते हैं। फेमीन मीन्स भूखमरी, भूख की बहुत ही ज़्यादा लैकिंग हो जाना, बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाना कि खाना ही नहीं मिल पाया, बहुत टाइम से खाना ही नहीं मिल रहा था, इतनी ज़्यादा भूखमरी हो गई थी। कहाँ पे? इंडिया में। तो ये सारे कुछ मैजिक वर्ड्स थे और आपको ये हेल्प करेंगे आपका आंसर अच्छा लिखने में और अच्छा बनाने में, ठीक है? तो ये तो थे कुछ मैजिक वर्ड्स। और इसी के साथ हम अपनी शुरू करते हैं, क्या चैप्टर नहीं, स्टोरी।
डिस्कस करेंगे क्या, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, और वो कब से कब तक था, वो था 1757 से 1765 तक। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें ना बेसिकली 18th सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया गया कि 18th सेंचुरी में कैसे फॉरेनर्स ने हमारे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी पे कैसे कब्जा कर लिया था, धीरे धीरे करके उन्होंने कब्जा कर लिया था। और वो क्यों किया था, क्योंकि जो हमारे यहाँ के लोग थे ना वो इतने पागल थे, वो आपस में ही लड़ते जा रहे थे और उसका फ़ायदा कौन उठा रहा था। सोचो आपके दो फ्रेंड्स हो, दो फ्रेंड की लड़ाई हो रही है, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो, अब तीसरा कोई आपका एक का दुश्मन है और वो तीसरा बीच में आके अगर आपको और ज़्यादा उसके बारे में भड़काएगा तो एक फ्रेंड तो भड़क जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा था कि दो राजा आपस में तो लड़ रहे थे और जो फॉरेनर्स थे वो उसका के फ़ायदा उठा रहे थे, उनको और भड़का रहे थे कि नहीं नहीं आप भी लड़ो 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 लड़ो, और ऐसे करके उसका जो हार गया जो एक राजा, उसका एरिया भी किसने ले लिया, फॉरेनर्स ने ले लिया। क्यों, क्योंकि एक राजा ने उसकी हेल्प करी, हाँ तुम ले लो, मैं इसको तो हरा के रहूँगा लेकिन तुम ले लो, भले तुम बाहर के लोग हो, तुम हमारा सारा घर का सामान ले जाओ लेकिन मैं अपने घर वाले को हरा के रहूँगा। ये चल रहा था इंडिया में। तो इसलिए धीरे धीरे करके क्या हुआ था, कंपनीज कॉन्क्वेस्ट में बेसिकली इसकी कहानी यही है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी फॉर्म में आपकी बुक में दी गई है, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ाऊँगी, मैंने आपको आता है कहानी की फॉर्म में बताऊँगी। तो इसमें मैंने आपको कौन सी कहानी बताई, टू फ्रेंड्स की। अगर टू फ्रेंड्स की कोई लड़ाई हो रही है तो तीसरा अगर आके फ़ायदा उठाएगा तो एक फ्रेंड तो हार ही जाएगा। ये कर रहे थे क्योंकि जो फॉरेनर्स के पास जो वेपन्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, सुपीरियर थे हमसे। हम उस टाइम पे इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन जो फॉरेनर्स से बाहर का अपना सामान लाते थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे वेपन्स यूज़ करते थे और उसका फ़ायदा उठा लेते थे। तो ये तो था कंपनीज कॉन्क्वेस्ट का। तो हमारा सेकंड पार्ट है ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था 1765 से 1836 तक। अब इसके बीच में क्या हुआ था, जो पुजारी थे अब उनका रोल आ गया था। अब जो पूजा पाठ करने वाले जो पंडित लोग थे उन्होंने क्या कहा था, अनटचेबिलिटी की, छुआछूत बहुत है यहाँ पे। जो औरतें हैं इंडिया की वो उनकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा माइजरी फैली जा रही है। मतलब इनको चुप कराओ, इनको मतलब कुछ नहीं बोलना चाहिए, बीच में इनको नहीं आना चाहिए, ये वो करके मतलब वुमेन्स को पीछे कर दिया। अनटचेबिलिटी को आगे बढ़ा दिया कि अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, छुआछूत होना चाहिए यहाँ पे। और जो भी समुद्र के पार जाएगा, आप अगर दूसरे देश में जाओगे, समुद्र के सी ट्रैवल करके कोई दूसरे देश में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ का नहीं रहेगा, वो फिर फॉरेनर बन जाएगा। ऐसा कोई होता है? तो अपने रूल्स कोई भूल जाता है बाहर जाके। वो अपनी मेंटालिटी होती है कि हमें कहाँ पे रहना है। अगर हम किसी की संगत में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाए, नहीं, वो हमारे हाथ में कि हमें चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उस टाइम के पुजारियों ने ये सब किया। तो फिर उन्होंने, अब जो यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या सोचना शुरू किया कि हाँ ये तो सही है बिल्कुल। अब ऐसे कर करके फॉरेनर्स की बात को मानना पड़ा। पुजारी ने भी डिमोटिवेट कर दिया एक तरीके से। कौन बचा? फॉरेनर्स बचे। तो फॉरेनर्स की बात को मानना पड़ा। फॉरेनर्स के जो भी तरीके थे यहाँ पे बिज़नेस करने के उसको मानना पड़ा। वो बिज़नेस का सारा ब्रिटेन से आ रहा था, ठीक है। ब्रिटेन से बिज़नेस आता, सारा सामान आता, उस पर क्या करना पड़ता, हमें टैक्स देना पड़ेगा। बाहर से कोई सामान आएगा, आप टैक्स पे करते हो ना। अमेज़ॉन से कुछ भी मंगवाते हो, स्विगी जोमेटो से कुछ भी मंगवाते हो, टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। तो उस टाइम हमें बाहर के लोगों को देना पड़ता था क्योंकि बाहर से चीज़ें आती थी, ठीक है। और बीच में एक ऐसा टाइम आया कि हमने कितने का टैक्स पे किया एक एक टाइम में, 15 लाख रुपीज़ का। और वो कौन सा टाइम था? वो टाइम था 1822 से 1836 तक हमने 15 लाख का टैक्स पे किया। कैन यू इमेजिन कि हम किसी बाहर के बंदे को अपना पैसा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम हमारे यहाँ पे सामान बेच रहे हो, हमारे यहाँ के लोगों की तो बनती नहीं, हम तुम्हारे साथ बनाएंगे, तुम्हारे साथ बिजनेस करेंगे। तो ये सब उस टाइम फैल रहा था। और ये सारे मिसकंसेप्शंस कौन कर रहा था? हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के पुजारी बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें क्या था, ब्रिटिश रूल ऐसे करते करते उन्होंने और आगे बढ़ाया। इंडिया का जो और जो भी पार्ट था वो उन्होंने यहाँ पे कवर कर लिया था। मतलब पहले तो यही वाला पार्ट कवर था, फिर धीरे धीरे यहाँ का अलग अलग जो पार्ट थे वो ब्रिटेन के लोग लेते जा रहे थे। उनका रूल ऐसे बढ़ता जा रहा था। अब हमारा थर्ड है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का है 1772 से 1833 तक। अब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ के एक स्टेप लिए, एक फॉरवर्ड आगे बढ़े कि मैं जो भी चीज़ को देखता हूँ ना, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखता हूँ। मैं पुजारी की बातों में नहीं मानूंगा, मैं बाहर जाऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं अपने देश के लिए कुछ करूँगा, मैं अपने देश के लोगों के लिए कुछ करूँगा। इनकी ऐसी सोच थी, और जो कि बिल्कुल सही सोच थी कि हमें किसी भी चीज़ को सोचना चाहिए वो प्रैक्टिकल वे से सोचना चाहिए। सिर्फ दूसरे की बात को मान के, सुन के मानना नहीं चाहिए, ठीक है।
तो इनकी क्या स्टोरी है, ऐसी सी है कुछ कि इन्होंने 1823 में, जैसे इनका ये पूरा ये वाला टाइम था, तो बीच में 1823 भी आया। 1823 में इन्होंने अपने नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया कि चलो ठीक है हम इंडिया में कोई एक बिज़नेस करते हैं। इन्होंने शुरू किया, लेकिन ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा रूल हो चुका था, जैसे मैंने आपको बताया कि रूल इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे। हम इसी बीच की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, मतलब हाँ इसके थोड़ा सा बाद आता है 7 ईयर्स बाद, लेकिन इसके बीच में ही क्या किया, ब्रिटिश का रूल धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और उन्होंने अपना नाम से खुद का एक न्यूज़पेपर शुरू किया कि मैं अपने इंडिया में ही कुछ शुरू करूँगा। ब्रिटिशर्स के इतने रूल की वजह से वो भी बैन हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड जाके पढ़ाई करी और वहाँ के लोगों को समझाया कि आप लोग हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में रूल करते हो, तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने आया हूँ कि अगर आप एक जगह पे जाके रूल करते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग हमारा ध्यान रखो। मतलब उन्होंने टॉन्टिंग वे में उनको कुछ कुछ समझाने की, अपनी एक लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश करी, एक स्टेप आगे बढ़ाया। किसने, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था। ठीक है, इतना याद रखोगे, अपने आप आंसर बनेगा। एक स्टोरी की फॉर्म में लेके चल रहे हैं हम, इसको ध्यान रखना। ऑपरेशन कब से था, 1765 से 1835 तक। अब इसमें क्या हुआ था, अब इसमें ना और भी इंडिया की जो हालत है ना, ये हम इसी के बीच की बातें करी जा रहे हैं सारे। आप ये देखते रहना कि इस टाइम पे बेसिकली 1765 से लेके 1836 तक जो इंडिया की हालत थी वो बहुत गंदी से गंदी, धीरे धीरे और ही ज़्यादा गंदी होती जा रही थी, बदतर पे बदतर होती जा रही थी। क्यों, क्योंकि इंडिया के खुद की लोगों की वजह से उनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए जो थर्ड पार्टी थी वो फ़ायदा उठा रही थी। यहाँ पे क्या हुआ था, अलग अलग एक्ट, अलग अलग रूल्स बनने लग गए थे, वो भी कोर्ट से अप्रूव हो के कि कोई भी किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, किसी को कुछ अलाउड नहीं था अटर करना, कुछ भी एक शब्द भी कोई गलत नहीं निकाल सकता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि 7 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा था वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, मतलब वहाँ से चीज़ें बेचते थे, हमारे इंडिया वाले लेते थे ना। तो एक टाइम पे इतने ज़्यादा यहाँ पे सामान आ रहा था, लेकिन तब भी उसका फ़ायदा किसको हो रहा था, यहीं के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कौन कब्जा करती जा रही थी, ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स लोग, अंग्रेज़ फ़ायदा उठा रहे थे बिल्कुल ही गंदे तरीके से। तो ये था बेसिकली ऑपरेशन में कि बस वहाँ के लोग इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे कि हमारे यहाँ के लोगों को बिल्कुल अक्ल नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं यही बोलूँगी, यहाँ के लोग बिल्कुल ही ब्रेनलेस हो चुके थे उस टाइम पे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने स्टेप फॉरवर्ड आगे उठाया, जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया और जिन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छी लगन से हमारे देश को दोबारा से फ्रीडम दिलवाई, दोबारा से फ्री करवाया, किससे, ब्रिटिशर्स से। राइट, अब एक आया डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन क्या थी, 1835 से लेके 1856 तक। अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे बात आ गई थी। अब एजुकेशन पॉलिसी में पहले क्या था, हमारे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, एक तो था संस्कृत, दूसरा सब्जेक्ट था पर्शियन। ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और यहाँ पे ये बोला जाता था कि संस्कृत और पर्शियन का इतना कोई रूल नहीं है, बाहर इसको कोई नहीं मानता, हमारे इंडिया में जो मानते हैं, तुम्हारे इंडिया में इतनी जॉब नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, अब तुम अपने बच्चों को क्या पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ। तो यहाँ से क्या हुआ थी, कौन पैदा हुआ था, इंग्लिश आई थी कब, इस बीच में। तो यहाँ के लोगों ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई, हाँ मैं ये बोलूँगी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने सोचा चलो भाई ठीक है, ये अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं ना, हमें अपना फ़ायदा दिख रहा है, हमारे यहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो वो अच्छा ही पढ़ेंगे, वो अच्छे बनेंगे तो हमारे देश को फ्रीडम दिलाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, एक एक करके सारी जगह किससे भरती जा रही थी, ब्रिटिशर्स किंग से। ब्रिटिश के जो किंग थे उनसे भरते जा रहे थे, और जो हमारे यहाँ के किंग थे वो हटते जा रहे थे। और हमारे यहाँ के लोग ना एक्चुअली स्टिक पपेट्स बन गए थे, उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे कि पहले तो आपस में नहीं बनाई, खुद में लड़ाइयाँ करते रहे, उसका फ़ायदा वो लोग ले गए। अब फ़ायदा ले गए तो उनके पास जगह आ गई, अब जगह मिल गई उन्हें तो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को बदल रहे हैं। ऑपरेशन में क्या किया था, कोर्ट से अप्रूव करा दिए थे कि कोई कुछ बोल नहीं सकता उनके खिलाफ, तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, स्लेव्स बना लिया था इसमें। अब इसमें क्या किया था, हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया था। लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने सोचा चलो अच्छा ही है, कोई नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, बाहर जाके कुछ सीख के आएंगे तो हमारे इंडिया के लिए कुछ अच्छा ही होगा। और हुआ, ऐसा ही हुआ। यहीं के बाद कुछ अच्छा होना शुरू हुआ। आइए डिस्कस करें। 1855 में और 1857 में अब जाके इंडियंस को समझ आना शुरू हुआ था कि जो हमारा इंडिया है वो धीरे धीरे र्यून होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है बेसिकली। तो क्यों, क्योंकि
क्योंकि टैक्सेस इतने बढ़ गए थे। जो हमारे मिलिट्री मैन थे, जो हमारे देश की सेवा कर रहे थे, उन्हीं को पैसे नहीं दे रहे थे, उनको सैलरी इतनी ज़्यादा कम दे रहे थे उनके काम के हिसाब से कि कुछ भी सैलरी नहीं थी। टैक्सेस ज़्यादा, सैलरी कम, मेहनत ज़्यादा, स्लेव्स बना दिया। हर चीज़ क्या हो रही थी, इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। और किसको फ़ायदा दिया जा रहा था? ब्रिटेन को फ़ायदा दिया जा रहा था, फॉरेनर्स को फ़ायदा दिया जा रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या सोचा, अब हमें अक्ल आ चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए, इनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इनके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए। पर इस मूवमेंट पे क्या हुआ था, एक बार ब्रिटेन ने एक ऑफ़र किया था, क्या कि हम अब बुलेट बनाएंगे, किससे, काओ के और पिग का जो फैट होता है, जो मांस होता है, बेसिकली जो स्किन होती है, उससे हम बुलेट बनाएंगे। लेकिन जो हम गौ माता को कुछ होने नहीं देंगे। और बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, हम क्यों होने दें भाई, हमारी माता है। तुम अपने फॉरेनर्स में तुम्हारी चीज़ जो तुम्हारे लिए सबसे प्रायोरिटी दी जाती है, क्या तुम उसको मार के कुछ बना लोगे? नहीं ना, तो हम क्यों माने। तो यहाँ पे इंडियंस एक साथ खड़े रहे, यहाँ पे जाके उनमें एकता आई। पिग के लिए कौन था, जो मोमडन्स थे वो नहीं मानते थे। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान जैसा तो कुछ नहीं था ना, सब एक ही थे, तो मोमडन्स भी नहीं मानते थे। तो ना हम काऊ के लिए रेडी हुए, ना हम पिग के लिए रेडी हुए। और ये सब कैसे हुआ? एकता के साथ। एकता कौन? एकता कपूर नहीं, हम जो एक साथ खड़े रहे थे उसके साथ क्या हुआ, हम उनके खिलाफ एक साथ खड़े रहे, इसलिए उनको हमने कुछ करने नहीं दिया। फिर उसके बाद एक रिवोल्ट हुआ। किसने किया? 1857 में बहादुर शाह जफ़र ने मेरठ से आवाज़ उठाई, मेरठ से लड़ाई शुरू हुई 1857 में। और ये बोला गया कि धीरे धीरे करके ये बात पूरी इंडिया में फैला दो कि हम अब लड़ाई, विद्रोह शुरू करने वाले हैं फॉरेनर्स के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब हम उनकी एक नहीं सुनेंगे, अब हम उन्हें बर्बाद करेंगे और हम यहाँ से उनको निकालेंगे। हमें इंडिया से उनको निकालना है, हमें हमारा इंडिया वापस चाहिए। ये सब सोच लिया। फिर उसके बाद यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई, सब कुछ शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो फाइट हुई 1857 में, बेगम हज़रत ने लखनऊ की, अज़मुल्ला खान, तात्या तोपे, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, कन्वर सिंह बिहार के 80 ईयर्स के, मतलब आप से देख सकते हो कि यंगस्टर्स से लेके बड़े बड़े लोगों ने भी कितनी हमारे देश के लिए फ़ाइट करी। कुछ ऐसे किंग्स को लेकर ही इतनी फ़ाइट हुई जो आपस में, जिन्होंने अपनी नहीं बनाई, और जिसकी वजह से इतने टाइम तक ये पूरी स्टोरी हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ी है। ये पूरी स्टोरी हमने पढ़ी है 1757 से 1857 तक। आप मान सकते हो, मतलब लगभग 100 साल, 100 ईयर्स, मतलब एक सेंचुरी पूरी बर्बाद हो गई कुछ लोगों की वजह से हमारी, जिसकी वजह से हमारी इंडिया पूरी ख़राब हो गई, हमारा भारत पूरा ख़राब हो गया। और एंड में जाके कुछ ऐसे अच्छे लोगों ने हमारी हेल्प करी कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया में अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से टैक्स पे कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसे अच्छे लोगों की वजह से ये सब हो पाया है। ठीक है, तो हमें थैंक यू, हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारी हेल्प करी और जिनकी वजह से आज हम अच्छे से हैं। और वो सैल्यूट हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देकर और अच्छे से अच्छे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी, ये एक हिस्ट्री सबको बोरिंग लगती है। हाँ, कुछ एक ऐसे बच्चे होंगे जिनको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती थी, मैं उनमें नहीं आती, कि किसको स्टोरी अच्छी लगी और किसको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक स्टोरी की फॉर्म में जो मैंने आपको समझाया और इसकी शॉर्ट में एक ब्रीफ समरी मैंने आपको बता दी है कि हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का ये चैप्टर था। बेसिकली हमें इसका मतलब समझ आना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में बताया क्या गया है, बस फिर तो ये चैप्टर ऐसे इतना ऐसा ईजी है। तो ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल कम विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन keep calm and keep studying. Thank you all.